Before I get into the academic discussion, let me tell you a real life incident that has happened with me. One time I was getting a routine dental procedure done, and my dentist, who was a maxillary mandibular reconstruction expert, उसने बताया कि कई साल पहले डॉक्टर साहब मैं एक सर्जरी में असिस्ट किया हूँ, जिसमें एक जो मेरा पेशेंट था, ही वाज ए विक्टिम, जिसको लट से मारा था, किसी ने उसको लट से असॉल्ट किया था। तो मैंने उस मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर रिकंस्ट्रक्शन में एक आई प्लेड सम रोल एज ए डेंटिस्ट। और कई साल बाद आई गॉट ए समन फ्रॉम द कोर्ट, और कोर्ट में सामने वाली पार्टी वाला लॉयर जो मुझे सवाल पूछा कि वेदर दिस इज ग्रीवियस, वेदर दिस व्हाट वाज द नेचर ऑफ इंजुरी, कितने सेंटीमीटर एंड ऑल ऑफ दैट। तो मुझे ऐसा लगा डॉक्टर साहब कि हमारे डेंटिस्ट्री में भी कुछ मेडिको लीगल एजुकेशन रहना चाहिए। तो मेरा ये स्टोरी बोलने का मतलब एट द बिगिनिंग ऑफ दिस डिस्कशन इज दैट कि देखो भाई, एक डेंटिस्ट को भी इंजुरी सर्टिफिकेट कितनी इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है कि सिर्फ आप सीएमओ हो या सिर्फ आप फोरेंसिक वाले हो तो आपको इंजुरी सर्टिफिकेट काम में आएगा, ऐसे नहीं है। ये कभी मान के मत चलो, ठीक है। कब कौन सा एमएलसी आपके हाथ में लग जाए और फिर आपको उसको पीछे कोर्ट में जाना पड़े, देखो ये तो है एक अपनी सिटीजन की ड्यूटी है। इफ यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया सो इट्स योर ड्यूटी, ठीक है ना। तो बट इट बिकम्स वेरी पेनफुल इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। वंस यू आर अवेयर ऑफ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, इट्स गोइंग टू बिकम वेरी इजी। मैं बता रहा हूं, आज का मेरा सेशन सुन लो सारा एंड तक। एंड में मैं एक चेकलिस्ट भी दूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि व्हाट आर द फ्यू थिंग्स, ये चेकलिस्ट आपको गो थ्रू करनी है एवरी टाइम यू राइट एन इंजुरी सर्टिफिकेट। उसके बाद फेसिंग द ऑपोजिट पार्टी लॉयर इज गोइंग टू बिकम वेरी इजी फॉर यू। तो एंड तक लेक्चर सुनना। जनरली हु गिव्स द इंजुरी सर्टिफिकेट? इंजुरी सर्टिफिकेट देता है द फर्स्ट ट्रीटिंग डॉक्टर। पर मैंने यहाँ पे भाई कैजुअलिटी ऑफिसर लिखा है, सीएमओ लिखा है, बिकॉज 99% ऑफ द केसेस में जो इंजुरी सर्टिफिकेट दिया जाता है वो सीएमओ या एमओ ही देता है, ठीक है। दैट्स इन 99% ऑफ द केसेस। अब जब कोई भी एमएलसी केस आए सीएमओ के पास, तो सीएमओ हैज ए ड्यूअल मैंडेट। ही हैज ए ड्यूअल मैंडेट। फर्स्ट is he has a clinical goal, second he has a documentation और forensic goal, ठीक है। तो वो एक हाथ से पेशेंट को स्टेबलाइज कर रहा होता है, उसको ट्रीट कर रहा होता है, दूसरे हाथ से उसका काम है कि डॉक्यूमेंटेशन भी ठीक करना, ठीक है। तो इमेजिन करो कि एक पेशेंट आ रहा है, एमएलसी केस आ रहा है, और डॉक्टर ने उसको बहुत अच्छे से ट्रीट किया, सीएमओ ने उसको बहुत अच्छे से स्टेबलाइज किया, ट्रीट किया, बट डॉक्यूमेंटेशन पार्ट वाज नॉट गुड। तो क्या ये इट विल बी जस्टिस टू द केस? नो, इट विल नॉट बी जस्टिस टू द केस, ठीक है ना। तो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट होल्ड्स इंपॉर्टेंस। डेफिनेटली ट्रीटिंग इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर पूछो कि व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, treating part is more important or documentation is important, तो always choose the treating part. If both cannot be done, always choose the treating part. Patient life is the most important, but साथ साथ if you are given the choice के documentation हमेशा करना चाहिए हर चीज का। तो टीचिंग पॉइंट मेरा यही है कि ट्रीटमेंट सेव्स द पेशेंट बट डॉक्यूमेंटेशन प्रोटेक्ट्स द ट्रूथ और द जस्टिस। अब सबसे पहले ये देख लो कि एक इंजुरी सर्टिफिकेट दिखता कैसा है। इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट स्टेट यू वर्क इन या व्हाट हॉस्पिटल यू वर्क इन, इंजुरी सर्टिफिकेट 19-20 ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। थोड़ा सा फेरफार होगा। कुछ स्टेट्स में ऐसा है कि आईडी मार्क्स यहाँ पे दिया होता है, कुछ में आईडी मार्क यहाँ पे अंदर कॉलम के अंदर दिया हुआ होता है। तो मैंने दोनों जगह पे मेंशन किया है एक एग्जांपल में। पर अब देखो, इसको जब आप पहली बार देखोगे तो आपको थोड़ी सी डर तो लगेगी कि भाई ये इतना कॉम्प्लिकेटेड क्या है, ठीक है। तो इसको, ये डर को भगाने के लिए मैंने क्या किया है कि इंजुरी सर्टिफिकेट को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, ठीक है, एआई की मदद से। अब इस इंजुरी सर्टिफिकेट को देखो तो इस इंजुरी सर्टिफिकेट के 3 हिस्से है। मैंने 3 हिस्से में इसको डिवाइड कर दिया है इंजुरी सर्टिफिकेट को। जो ऊपर वाला जो सर्टिफिकेट था उसको प्रोफॉर्मा को जस्ट एआई की मदद से अपन ने 3 हिस्से में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन, ठीक है। ये जो इतना सा है, दिस इज एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन। एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन में क्या आएगा? पेशेंट के डेमोग्राफिक्स आएंगे, ठीक है। उसका नाम क्या हो गया, उसकी एज क्या हो गई, उसका जेंडर क्या हो गया, ये सारा इसमें आएगा। प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको लेके कौन आया, ठीक है। बॉट बाय पीसी
HCPC इज फॉर पुलिस कांस्टेबल, HC इज फॉर हेड कांस्टेबल, या कोई भी हो, समझो PSI हो, पुलिस सब इंस्पेक्टर हो, जो भी लाया हो, हु ब्रिंग्स, ठीक है, एंड फ्रॉम विच पुलिस स्टेशन, ये सारे डिटेल्स होंगे। हॉस्पिटल के नंबर्स होंगे कि इंजुरी रिपोर्ट नंबर सो एंड सो, डेट, ये सारा इस वाले कॉलम में आएगा, ठीक है, जो पहला कॉलम है। सेकेंड थिंग, पहले कॉलम में मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट इट विल ऑल्सो कंटेन द ID मार्क्स। तो ID मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट स्लाइड में इसके बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है। पर ये पहला सेक्शन हो गया। दूसरा सेक्शन जब ये अपन बात करते हैं, तो दूसरा सेक्शन है ये वाला सेक्शन है दूसरा सेक्शन, और ये दूसरा सेक्शन इज द टेक्निकल सेक्शन, ठीक है। इसमें आपको इंजुरी का नाम लिखना होगा, ठीक है, कौन सी टाइप की इंजुरी है वो लिखना होगा, इंजुरी की एज लिखना होगा, कोई इन्वेस्टिगेशन अगर आप करवा रहे हो तो वो लिखना होगा, सारा टेक्निकल डॉक्टर वाला एस्पेक्ट इस पे आता है। थर्ड जो आता है, थर्ड है ये, जो कि है आपकी, जिसमें आएगा आपका कंक्लूजन और आपकी साइन, ठीक है, आपके रिमार्क्स। तो ये तीन हिस्सों में इस सर्टिफिकेट को अपन डिवाइड करते हैं। अब वापस से इस सर्टिफिकेट को देख लो एक बार। ये हुआ पहला हिस्सा, दिस इज द फर्स्ट, ठीक है। ये जो टेबल मैंने बनाया है, दिस टेबल, दिस इज गोइंग टू बिकम द सेकेंड, दिस ओवर हियर डाउनवर्ड्स, दिस इज द थर्ड वन। अब मैं कुछ सिंपल डूज एंड डोंट्स बताता हूं। पहला तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने टेबल में नहीं लिखा है, सिंपल कॉमन सेंस है, कभी भी मेडिको लीगल वर्क में राइट व्हाट यू सी नॉट व्हाट यू एज्यूम, ठीक है, ये गोल्डन रूल है। इस गोल्डन रूल को कभी भूलना मत। अब डूज एंड डोंट्स के ऊपर आते हैं कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना जरूरी है, पर अगर जो एक्यूज्ड है वो अरेस्टेड है, ठीक है, अगर विक्टिम है हो या कोई और हो तो आप इन्फॉर्म कंसेंट तो लेना जरूरी है, इंजुरी सर्टिफिकेट हो कुछ भी हो। लेकिन अगर एक्यूज्ड है तो देन यू कैन यूज रीजनेबल फोर्स। अब रीजनेबल फोर्स क्या है, इसकी क्लैरिटी दी नहीं है, ठीक है, बट रीजनेबल फोर्स यूज कर सकते हो। दैट इज आई थिंक सेक्शन 53 ऑफ द BNSS, ठीक है। एक बार मैं लेक्चर के एंड में सारे रिलेवेंट BNSS का और BNS का टेबल में डिस्प्ले करूंगा। सेकेंड थिंग, कोई भी एविडेंस रहता है, जैसे टॉर्न क्लोथिंग हो गई, कोई फॉरेन बॉडीज हो गई, जो भी आपको दिखे कि भाई दिस कैन बी एन एविडेंस, तो ऑलवेज सील इट एंड सेंड इट फॉर FSL। उसका एक डॉक्यूमेंटेशन करना है, कुछ एविडेंस को छोड़ना नहीं है। जैसे कोई ब्लड स्टेन हो क्लोथिंग पे, तो भी क्लोथिंग को आपको सील करना है, ठीक है, अलॉन्ग विथ राइटिंग इंजुरी सर्टिफिकेट। अब डोंट्स क्या हो गए, डोंट्स ये हो गए कि ऐसा नहीं है कि आपने ट्रीटमेंट कर दिया पेशेंट का, पुलिस वाले को बोला कि इंजुरी सर्टिफिकेट मैं कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, ये नहीं है, ठीक है। इंजुरी सर्टिफिकेट आपको तभी ही देना है, और बाद में व्हाट्स गोइंग टू हैपन इज मेमोरी इज गोइंग टू फेड, ठीक है। तो इंजुरी का नेचर इज गोइंग टू चेंज, वैसे नहीं करना है। सेकेंड इज डू नॉट यूज ले टर्मिनोलॉजी, ठीक है, कट, ब्रूज, CLW, शॉर्ट फॉर्म्स, ऐसे सब नहीं लिखना है। एग्जैक्ट वर्ड लिखो, इंसाइज्ड वुंड था, कंट्यूजन था, स्टैब वुंड था, एग्जैक्ट इंजुरी के नाम एग्जैक्ट फुल फॉर्म में क्लियर कट चीजों को लिखो, ठीक है। अब एकदम बेसिक से चालू करते हैं। आपके पास में जब पेशेंट कैजुअलिटी में आए या आपकी क्लिनिक में आए, सबसे पहला काम ये करना है कि पहले उसके वाइटल्स देख लेना, ठीक है। कई बार ऐसे होता है कि पेशेंट अच्छे से चलते हुए आता है, उसको कंट्यूजन्स होते हैं कई सारे बॉडी के ऊपर में, और आपको लगेगा कि ठीक है मैं एक एक कंट्यूजन रिकॉर्ड करना चालू करता हूँ, इंजुरी सर्टिफिकेट आप बनाना चालू करते हो। ये ना हो कि उसको हाइपोटेंशन हो और आप कंट्यूजन लिखते जा रहे हैं और पेशेंट का BP गिरते जा रहा है, वैसा नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको कभी भी रिकॉर्ड कर ले, ठीक है। ये काम वाइटल काम होगा, ये नहीं होना चाहिए कि आपकी एग्जामिनेशन टेबल पे पेशेंट कोलैप्स होना चाहिए। दैट अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट शुड नेवर हैपन, ठीक है, ये याद रखना। सेकेंड इज ID मार्क्स, ठीक है। ID मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बोरिंग साउंड करता है 2 मोल ढूंढ के लिखना या टैटू मार्क लिखना, बोरिंग बहुत साउंड करता है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप समन में जाते हो, ऐसा मेरे साथ पर्सनली हुआ है, जब समन में हम जाते हैं ना, तो सामने वाला जो एक्यूज्ड होता है, समन अपने को बुलाया जाता है, कई बार कुछ साल बाद भी समन आता है, तो तब तक अपन एक्यूज्ड का फेस कई बार भूल जाते हैं, और तब एक्यूज्ड ये क्लेम करता है कि इन डॉक्टर साहब ने तो मुझे एग्जामिन किया ही नहीं। तो तब आपको कोर्ट में सामने सामने आप एक तरफ होगे कोर्ट में एक्यूज्ड होगा,
आप डायरेक्ट जज को बोल सकते हो कि मैंने ये 2 आईडी मार्क्स लिखे हैं, काइंडली चेक इफ ही हैज दोज आईडी मार्क्स, ठीक है। तो इसलिए आईडी मार्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी विल कम टू दी हार्ट ऑफ इंजुरी सर्टिफिकेट। ये जो टेक्निकल वाला जो पार्ट है, दिस इज दी हार्ट ऑफ इंजुरी सर्टिफिकेट, ठीक है ना। अब इस टेक्निकल वाले पार्ट में ये जो कॉलम नंबर 2 दिया है, इट इज द साइज ऑफ इंजुरी। इसको मैं पहले डिस्कस करूंगा, कॉलम नंबर 1 को 1 मिनट बाद डिस्कस करते हैं, बट पहले इसको डिस्कस करते हैं। दी साइज शुड ऑलवेज बी इन सेंटीमीटर। यहाँ पे स्मॉल इंजुरी, लार्ज इंजुरी ऐसे सब नहीं लिखना है, ठीक है। यहाँ पे एग्जैक्ट सेंटीमीटर से एक एग्जांपल देता हूं, 3 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू मसल डीप, ठीक है। सेंटीमीटर को मेंशन करना, 3 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू मसल डीप, या फिर आप बोन डीप, ठीक है। डेप्थ को कई लोग, मैंने खास करके स्टूडेंट्स में ये देखा है, इन देयर प्रैक्टिकल एग्जाम्स दे राइट द डेप्थ ऑल्सो ऑफ सपोज लैसरेटेड वुंड हो, तो उसकी डेप्थ भी ये लोग ऐसे लिखते हैं 3 इंटू 2 इंटू 2.5। तो ये लैसरेटेड वुंड की डेप्थ ऐसे नहीं लिखना है, मसल डीप लिखना है, बोन डीप लिखना है, सबक्यूटेनियस डीप लिखना है, ठीक है। सेकेंड थिंग आते हैं कि ऑन व्हाट बॉडी पार्ट इज द इंजुरी लोकेटेड, ठीक है। ये जो कॉलम नंबर 3 है, इसके ऊपर अभी अपन डिस्कस करते हैं कि कौन से बॉडी पार्ट पे लोकेटेड है। तो यहाँ पे आपको वेग टर्म्स नहीं लिखना है, ठीक है, कि लोकेटेड ऑन द हैंड, विच हैंड, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, ये तो आपने लिखा ही नहीं। लोकेटेड ऑन द फ्रंट ऑफ लेग, इस तरीके का वेग डिस्क्रिप्शन नहीं रहना चाहिए। तो फिर डिस्क्रिप्शन रहना कैसा चाहिए? ऑलवेज यूज फिक्स्ड एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स, ठीक है ना। और जनरली बोनी लैंडमार्क्स आर प्रिफर्ड, ठीक है। कहा फॉर एग्जाम्पल अगर देख लो तो 2 सेंटीमीटर अबाउ द राइट निप्पल, दिस इज ए फिक्स्ड लैंडमार्क। वैसे ही on the anterior aspect of the upper 1/3 of the right arm, so you will be able to pinpoint the injury in the court. आपने गूगल मैप्स देखा है? गूगल मैप्स पे अगर आप एग्जैक्ट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड डाल दो, ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन डाल दो, फिर कोई भी वो गूगल मैप्स पे पहुंच सकता है। वैसे ही जब आप इंजुरी सर्टिफिकेट में या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक इंजुरी को मेंशन करो, तो उसकी लोकेशन ऐसे लिखो कि कोई दूसरा डॉक्टर देखे या कोर्ट में जज देखे, जो कोई भी उसकी लोकेशन देखे, दे शुड बी एबल टू लोकेट दैट इंजुरी, ठीक है। नाउ विल कम टू दिस कॉलम विच इज टाइप ऑफ इंजुरी। In type of injury, you need to write the exact type of injury, whether it is abrasion, कंट्यूजन, लैसिरेशन, नेवर राइट वेग टर्म्स। और इसमें आपको पता रहना चाहिए कि कौन सी इंजुरी। पहला तो फंडा यही पे है कि लोगों को इंजुरी का कॉन्सेप्ट ही पता नहीं होता है, तो इसलिए कई बार CLW करके लिख देते हैं। इसके लिए थोड़ा मैंने एक इंजुरीज का लेक्चर भी अपलोड किया है, यू कैन गो वॉच दैट लेक्चर, बट फिर भी मैं एक हल्का सा रिवाइज कर देता हूं कि सपोज ब्लंट फोर्स इंजुरी रह सकती है, तो ब्लंट फोर्स ट्रॉमा आर ऑफ 3 टाइप्स, एब्रेजन 1 टाइप, सेकेंड कंट्यूजन, या 3 लैसिरेशन। ये तीनों ब्लंट ट्रॉमा से होते हैं। एब्रेजन में क्या होगा? देयर विल बी denudation of the superficial layers of the skin, only epidermis will be involved. Contusion में क्या होगा? Skin is going to be intact and extravasation of blood underneath, ये कंट्यूजन हो गया। थर्ड हुआ लैसिरेशन। लैसिरेशन में गलती करते हैं कि कई स्टूडेंट्स को और इनएक्सपीरियंस लोगों को क्या होता है, लैसिरेशन और इंसिशन में फर्क नहीं पता होता है। लैसिरेशन इज बाय ब्लंट ट्रॉमा, इंसिशन इज बाय शार्प ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो इंसिशन margins are irregular and there is presence of what we call this tissue bridges. प्रैक्टिकल में बच्चे सबसे ज्यादा गलती यही करते हैं कि they write down the nature of injury as laceration और फिर they write down it is caused by sharp object. कभी भी याद रखना laceration is by blunt force, ठीक है। अब एक एग्जांपल ले लो, there is an injury present over the scalp and the injury is having irregular margins and there is presence of tissue bridges. Is it a laceration or an incision? If your answer is going towards, your thinking is going towards laceration, then it is going in the right direction. पर तो sharp force weapons में आते हैं, first comes your incised wounds, second comes your stab wound and lastly comes chop wound. चॉप वुंड में क्या होगा कि कभी भी मार्जिन्स के अराउंड में मार्जिन्स आर गोइंग टू बी ब्रूज्ड और मार्जिन्स आर गोइंग टू बी कंट्यूज्ड, ठीक है।
So that is the hallmark of chop wounds. स्टैब वुंड में डेप्थ इज गोइंग टू बी दी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल डायमेंशंस, और इंसाइज्ड वुंड्स में लेंथ इज गोइंग टू बी दी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल डायमेंशंस। ये एक मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूं, मेरा इंजरी का वीडियो देखना। इंजुरीज, मैकेनिकल इंजुरीज अगर सीखना हो तो, अगर बुलेट इंजुरीज है तो ऑलवेज मेंशन वेदर इट इज एन एंट्री वुंड और इज इट एन एग्जिट वुंड। ठीक है, तो मैंने एक ये बना दिया कि व्हाट यू कैन राइट इंजुरीज के कॉलम में, एब्रेजन से लेके फायर आर्म तक, ये सारा आपको लिखना है। इस डोमेन के अंदर आपको रहना है, अपने मन से इंजुरी बना के लिखना नहीं है। ठीक है, कट इंजुरी लिख दिया आपने, अपने मन की बनाई हुई इंजुरी नहीं लिखना है। जो मेडिको लीगल क्लासिफिकेशन है इंजुरीज का, उसके उसके डोमेन के अंदर रह के आपको काम करना है। अब अपना वापस से इंजुरी सर्टिफिकेट को एक बार वापस से देखते हैं। ये अपन ने डिस्कस कर लिया, ये डिस्कस कर लिया, ये डिस्कस कर लिया। नाउ नेचर ऑफ इंजुरी कम्स। नेचर ऑफ इंजुरी में यू हैव टू राइट वेदर द इंजुरी इज सिंपल और ग्रीवियस। सेक्शन अभी 320 आईपीसी नहीं है, आईपीसी चेंज हो चुका है। ठीक है, आई विल गिव द रिलेवेंट वीएनएस इन द एंड। तो या तो सिंपल होगा या ग्रीवियस होगा। कुछ जगहों पे डेंजरस भी लिखते हैं, वी राइट डेंजरस व्हेन द इंजुरी पोजेस एन एमिनेंट थ्रेट टू लाइफ। तो सिंपल, ग्रीवियस, डेंजरस ऐसे करके देते हैं। ग्रीवियस के सारे क्लॉजेस मैंने लिखे हैं। ये जो पहले आईपीसी में 20 डेज होता था, सिवियर बॉडीली पेन फॉर 20 डेज, अभी ये 15 डेज हो चुका है। ठीक है, बीएनएस के अंदर। अब आप मुझे बताओ, अल्ना फ्रैक्चर आफ्टर एन अटैक सिंपल आएगा या ग्रीवियस आएगा? और अगर कॉर्नियल एब्रेजन हुआ तो वो सिंपल में होगा या ग्रीवियस में होगा? कमेंट्स में मुझे लिख के बताओ। ठीक है, अभी अपना आगे डिस्कशन चालू रखते हैं। अभी अपन ने क्या क्या किया है, वी हैव कवर्ड टिल हियर, वी हैव कवर्ड टिल हियर। नाउ विल डिस्कस दिस, व्हाट इज द वेपन विच इज कॉजिंग द इंजुरी। तो ये अपने बहुत इंपॉर्टेंट है कि इधर एमबीबीएस के बच्चे क्या लिखते हैं कि दे राइट वेपन लाइक नाइफ, ऐसे वेपन लिख दिए कि स्टैब इंजुरी लिखता है और फिर वेपन लिखता है नाइफ, या फिर लिखेगा कंट्यूजन और फिर वेपन में लिखेगा स्टोन या हैमर। ऐसे वेपन का डिस्क्रिप्शन आपको कभी नहीं लिखना है। मैं अगर वाइवा में पूछता हूं कि भाई हाउ डू यू नो इट इज ए स्टोन, तो फिर वो लोग मुझे जवाब देते हैं कि द पेशेंट टोल्ड मी, द पेशेंट गिव द हिस्ट्री और द पुलिस गिव द हिस्ट्री दैट ही वाज हिट बाय स्टोन। सी, द पेशेंट या फिर पुलिस कभी भी कोर्ट में जाके पलट जा सकते हैं। आपका काम पेशेंट की हिस्ट्री लेना, हिस्ट्री के कॉलम में होगा। ठीक है, यहाँ पे यू गिव योर फोरेंसिक ओपिनियन, देयरफॉर यू डिवाइड द वेपन्स इनटू सर्टेन कैटेगरीज। व्हाट आर दोस कैटेगरीज? गर्मी के कारण रिकॉर्डिंग थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, लैपटॉप हीट अप हो रहा है और वीडियो रिकॉर्डिंग थोड़ी सी स्टक हो रही है, तो थोड़ा मेरे साथ में अगर वीडियो स्टक हो रहा है तो मुझे बताना। देखो, अगर ब्लंट फोर्स है, एब्रेजन है, कंट्यूजन है, लैसिरेशन है, ठीक है, तो what you should write in the nature of weapon is that the weapon is hard, blunt, rough भी आप लिख सकते हो। ठीक है, हार्ड, ब्लंट एंड रफ ऑब्जेक्ट, ये आप लिखोगे। ठीक है, अगर बुलेट इंजुरी हो तो आपको सिर्फ एक ही लिखना है, फायर आर्म। ठीक है, पिस्टल है, AK-47 है, ग्रेनेड लॉन्चर, ये सारा कुछ नहीं। ठीक है, फायर आर्म। ठीक है, बस इतना ही। और अगर इंसाइज्ड हो इंजुरी, तो इंसाइज्ड के अंदर शार्प कटिंग, और अगर हो स्टैब, यहां पे मैं लिखता हूं स्टैब, तो स्टैब के अंदर में आपको लिखना होगा कि वेपन इज शार्प एंड पॉइंटेड। अगेन, ये गर्मी के कारण में वीडियो थोड़ा सा लैग कर रहा है। हमेशा स्टे विद इन दिस रेल्म, यूज वर्ड्स लाइक हार्ड, ब्लंट, रफ ऑब्जेक्ट, शार्प कटिंग ऑब्जेक्ट, शार्प पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, फायर आर्म। ठीक है, अपने मन से स्टोन, हैमर, स्टिक, ये सब कभी मत लिखना वेपन के अंदर में। अब आते हैं एस्टिमेटिंग द एज ऑफ ट्रॉमा। ठीक है, जो भी आप लिखते हो एब्रेजन, तो फ्रेश रहा तो ब्राइट रेड रहेगा। ठीक है, जैसे जैसे वो ओल्ड होते जाता है वैसे वैसे देयर इज स्कैब फॉर्मेशन एंड द स्कैब इज गोइंग टू फॉल डाउन, लीव ए पेल एरिया। तो इंजुरी का एक एस्टिमेशन ऑफ एज आपको लिखना होगा। ठीक है, बेस्ड ऑन दी कलर, बेस्ड ऑन दी अपीयरेंस। ये अगेन ये इंजुरी चैप्टर के अंदर आता है, तो इंजुरी चैप्टर का मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, वहां पे जाके आप लोग ये इसको देख लो। हमेशा इस कॉलम में याद रखना कि दिस इज
नॉट एक्यूरेट 100%, ठीक है, नॉट एक्यूरेट। अगर स्टैंडर्ड फॉरेंसिक के टेक्स्ट बुक्स आप देख लो, बर्नार्ड नाइट देख लो, तो वहां पे क्लियरली दिया है कि कलर के ऊपर में एक प्रेडिक्शन 100% एक्यूरेट प्रेडिक्शन नहीं दिया जाता है, सिर्फ एक प्रेडिक्शन दिया जाता है, ठीक है। तो ऑलवेज से दिस इन कोर्ट, अगर सामने वाला लॉयर इसको क्रॉस एग्जामिनेशन के ऊपर बोलता है तो से दैट दिस इज जस्ट एन एस्टिमेशन। इंजुरी सर्टिफिकेट के अंदर एज के कॉलम में कुछ स्टूडेंट्स एग्जैक्ट टाइमिंग लिखते हैं, इंजुरी 6 आवर्स ओल्ड, इंजुरी 36 आवर्स ओल्ड। ये सारा कभी एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं लिखना है, हमेशा एक डेट लिखना है, ठीक है, 1 to 2 days या फिर फ्रेश, हमेशा एक रेंज में बात करनी है। नोबडी कैन गिव द एग्जैक्ट टाइमिंग ऑफ द इंजुरी। सपोज आपके पास एक पेशेंट आता है और पेशेंट को यहाँ पे स्वेलिंग है, आपने कंट्यूजन लिख के अगर छोड़ दिया विदाउट एक्सरे, तो देन आप सिंपल इंजुरी बोल दोगे। वही अगर आपने एक्सरे डाला और अंदर अल्ना फ्रैक्चर या रेडियस फ्रैक्चर आ गया, तो देन इट बिकम्स ग्रीवियस। तो हमेशा व्हेनेवर देयर इज स्वेलिंग ऑफ अ लिम्ब और लॉस ऑफ फंक्शन और क्रिपिटस, लॉस ऑफ मूवमेंट, ठीक है, लॉस ऑफ मूवमेंट और क्रिपिटस, ऑर्थोपेडिक्स के फर्स्ट चैप्टर में है कि व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ डूइंग एन एक्सरे। तो जब भी आपको लगे कि भाई यहाँ पे फ्रैक्चर हो सकता है तो मुझे एक्सरे लिखना चाहिए, तब आप एक्सरे एडवाइस करिए। और जब तक एक्सरे नहीं आता तब तक ओपिनियन रिजर्व्ड करके आप लिख सकते हो इन सिंपल और ग्रीवियस वाले कॉलम में, या फाइनल वाले कॉलम में भी आप ओपिनियन रिजर्व लिख सकते हो। जब आप इंजुरी सर्टिफिकेट हैंड ओवर करते हो तो एक फाइनल प्रोटोकॉल, एक फाइनल चेकलिस्ट आप देखना है कि इंजुरी मैंने इन्फॉर्म्ड कंसेंट लिया है या नहीं लिया है, आईडी मार्क्स रिकॉर्ड किए हैं कि नहीं किए हैं, एज आर ऑल इंजुरीज प्रिसाइजली मेजर्ड और नॉट, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज मेजर विथ ए मेजरिंग टेप, डू नॉट गिव योर इमेजिनरी मेजरमेंट्स कि देख के मुझे दिखा के 5 into 2 होगा, ऐसे इमेजिनरी मेजरमेंट्स नहीं देना है। ऑलवेज आर द लोकेशंस एनाटॉमिकल और नॉट, इज देयर एनी नीड ऑफ एक्सरे और नॉट, यू हैव साइंड द रिपोर्ट और नॉट, ठीक है। इफ वन ऑफ दिस बॉक्सेस गोज मिसिंग, ठीक है, आपने सभी कुछ किया, एक कुछ चीज रह गई, तो वो चीज को क्रॉस एग्जामिनेशन में सामने वाला लॉयर पकड़ेगा। जब आप एक इंजुरी सर्टिफिकेट देते हो तो यू आर प्रैक्टिसिंग मेडिसिन इन द सर्विस ऑफ justice. An accurately documented injury certificate is the bridge between clinical trauma and undeniable legal truth. Your treatment is going to help the patient today, but the documentation which you do will help the justice system tomorrow. If you are a MBBS student preparing for your third year examination, save this video, watch it before your practical exams, because injury certificate कैसे भी practical exam में आता ही है, ठीक है ना। ये सारे रिलेवेंट बीएनएस और बीएनएसएस के सेक्शन है जो इंजुरी सर्टिफिकेट में वाइवा में खास करके पूछे जा सकते हैं। पॉज करके इसको देख लो। अगर आप चाहते हो यू कैन गिव मी सजेशंस कि आपको अब नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। एंड समर का टाइम है, लैपटॉप गर्म हो रहा है या पता नहीं व्हाट मेमोरी फुल है, आई डोंट नो व्हाट इज द इशू, बट द वीडियो इज समवॉट लैगिंग, सो बेयर विथ मी इन दिस वन पर्टिकुलर वीडियो। नेक्स्ट वीडियो से विल सॉर्ट आउट दिस टेक्निकल इशू। थैंक यू, टेक केयर।